कहानी की शुरुआत में एक अपराधी ली किम की को पुलिस ऑफिसर जियोंग टायब के सामने बयान देते हुए दिखाया जाता है, जहां वो उसे बताता है कि उसकी उम्र इस वक्त 70 साल की है, जबकि दिखने में वो जवान लग रहा है। पुलिस ऑफिसर को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता और तब वो उसे बताता है कि ये सब उस जादुई बांसुरी का कमाल है, जो सिंगन वंश के राजा को एक ड्रैगन किंग ने भेंट दिया था। इस बांसुरी की आवाज़ सुनकर दुश्मन भाग जाता है और बीमारी ठीक हो जाती है। ये बांसुरी सूखे में बारिश कर सकती है और बारिश में धूप खिला सकती है और बंजर जमीन को हरियाली में बदल सकती है। यहाँ से कहानी पास्ट में चली जाती है, जहाँ उस बंदे को दिखाया जाता है जो उस मैजिकल बांसुरी को हासिल करने के लिए अपने भाई यानी राजा शिंगन का कत्ल कर देता है। और जैसे ही संदूक से बांसुरी निकालता है, उसका नन्हा भतीजा राजकुमार ली गॉन वहां आ जाता है। अपने बाप की लाश को देखकर वो सब कुछ समझ जाता है और राजा की तलवार उठाकर उसके ऊपर वार कर देता है, जिससे ली किम को तो कुछ नहीं होता, पर मैजिकल बांसुरी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर ली को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए उसका गला दबाने लगता है। राजकुमार घायल होकर जमीन पर गिर जाता है, तभी कुछ नकाबपोश वहां आ जाते हैं और ली की टीम से लड़ने लगते हैं। दोनों तरफ से गोलीबारी होने लगती है। तभी महल में खतरे की चेतावनी सुनाई देती है, जिससे ली और उसके साथियों को तुरंत वहां से जाना पड़ता है। जल्दबाजी में ली अपने साथ बांसुरी का एक ही टुकड़ा ले जाता है और दूसरा टुकड़ा जो जमीन पर गिरा हुआ था, राजकुमार हाथ बढ़ाकर उसे उठा लेता है। तभी उन नकाबपोश में से एक बंदा घायल पड़े राजकुमार के पास आता है और उसके पॉकेट में पड़ा हुआ आईडी कार्ड राजकुमार के हाथ लग जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और बड़े राजकुमार यानी स्वर्गीय राजा शिंगन के बड़े भाई डॉक्टर जी लियोन को दिखाया जाता है, जो अपने भाई की मौत की खबर सुनकर राजधानी लौट आए थे, जिन्हें दाई माँ नो ओक नाम राजमहल की सारी सिचुएशन बताती है। उधर ली किम अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर छिपे फिर रहा था। भागते भागते वो बांसों के जंगल में पहुंच जाता है और अचानक जंगल के बीच से एक दरवाज़ा खुल जाता है, जिसके अंदर से गुजरते हुए वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। ये कोरिया गणराज्य यानी रिपब्लिक ऑफ कोरिया था। वो हैरानी से चारों तरफ देखता है और एक स्टॉल पर रखे न्यूज़पेपर को उठाकर पढ़ने लगता है। तभी एक बंदा उसे अपना भाई कहकर बुलाता है, जो देखने में हूबहू उसके सौतेले भाई जैसा लगता था, जिसे उसने खुद अपने हाथों से मार डाला था। वो बंदा भी उसे देखकर हैरान था कि उसका भाई इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया। और अब जाकर ली को सारी बात समझ में आती है कि वो इस वक्त एक अलग ही दुनिया में है, जहां उसी के चेहरे वाले कोई दूसरा बंदा भी मौजूद है। वो उससे उसके भाई के घर का पता पूछकर वहां पहुंच जाता है, जहां उसे अपना हमशक्ल व्हीलचेयर पर बैठा हुआ दिखाई देता है। वो अपने हमशक्ल को मार डालता है और जैसे ही वहां से निकलने वाला होता है, तभी उस आदमी का बेटा, जो हूबहू ली किम के भतीजे जैसा ही दिखता था, वहां पहुंच जाता है और अपने बाप को मरा हुआ देखकर समझ जाता है कि इस बंदे ने ही उन्हें मारा है, और उसे मारने के लिए वो एक डंडा उठा लेता है। तब ली उसे भी मार डालता है। अब कहानी फिर से रिया साम्राज्य में लौट आती है, जहां राजकुमार ली गॉन का राज्याभिषेक हो रहा था, जिसके बाद उसे अपने पहले कर्तव्य को निभाते हुए 36 दिनों तक स्वर्गीय राजा शिंजिन की मृत्यु का शोक मनाना होता है। उसे रोते देखकर जियोंग नाम का एक लड़का बार बार उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन राजकुमार गॉन, जो अब राजा बन चुका था, उस पर ध्यान नहीं देता। धीरे धीरे राजा ली गॉन सारे रिचुअल्स पूरे कर लेता है। उसके बाद अपने पिता को याद करते हुए फूट फूट कर रोने लगता है। उसे रोता देखकर जियोंग भी रोने लगता है। ये देखकर वो चुप हो जाता है और जियोंग की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए उसे एक तलवार देता है और उसे कहता है कि आज से तुम मेरी अटूट तलवार हो। नेक्स्ट सीन में किसी आदमी को ली किम की बॉडी समुद्र के किनारे मिलती है और ये खबर फैल जाती है कि ली किम ने आत्महत्या कर ली है। पेपर में उसकी आत्महत्या की खबर पढ़कर उसका वफादार कुत्ता अपसेट हो जाता है और तभी ली किम वहां पहुंच जाता है। उसे जिंदा देखकर वो बेहद खुश हो जाता है। तब किम उसे कहता है कि वो उसे एक नई दुनिया में ले जाएगा। कई साल बीत जाते हैं और अब राजा ली गॉन जवान हो चुका था। एक दिन वो तैयार होकर अपनी दाई माँ के पास आता है, जो उसकी शादी करवाने के लिए टोटका कर रही होती हैं।
राजा उनके साथ थोड़ी हंसी मजाक करता है। उसके बाद वो अपने घोड़े मैक्सिमस पर सवार होकर प्राइम मिनिस्टर जी वोंग से मिलने जाता है, जहां मीडिया वाले उन दोनों की फोटोज क्लिक करने लगते हैं। और प्राइम मिनिस्टर जी वोंग को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो जानबूझकर राजा साहिब के करीब आने की कोशिश कर रही हों। अगले सीन में राजा साहिब एक कैंसर हॉस्पिटल में छोटी बच्ची को एलिस इन वंडरलैंड की स्टोरी सुना रहे होते हैं कि अचानक एक बच्ची उससे पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, जिस पर राजा साहिब कहते हैं कि फिलहाल उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तब वो बच्ची कहती है कि क्यों ना आप भी एलिस की तरह खरगोश का पीछा करो, हो सकता है आपको भी अपनी गर्लफ्रेंड मिल जाए। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को भीड़ से भागते हुए देखते हैं और राजा भी उसके पीछे भाग रहा होता है। भागते भागते वो लड़की एक बेंच पर रखे हुए कोट को उठाकर पहन लेती है, जिसमें खरगोश के कान बने हुए थे। तभी कैंसर पीड़ित बच्चों की चैरिटी के लिए बोट रोलिंग कंपटीशन शुरू हो जाता है। राजा भी उसमें पार्टिसिपेट करता है और उनकी अटूट तलवार जो यंग गार्ड्स के साथ मिलकर चारों तरफ नजर रखता है ताकि कोई राजा को नुकसान न पहुंचा सके। तभी वो लड़की फिर से दिखाई देती है, जो पानी की बोतल बेचने वाले से टकरा जाती है और उसकी सारी बोतल जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर दुकान का मालिक गुस्से से बौखलाकर हवा में फायर कर देता है, जिसकी आवाज़ सुनकर सारे गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं और राजा को प्रोटेक्शन देने लगते हैं। जो यंग राजा को वहां से निकालने के लिए जाता है तो देखता है कि राजा वहां से गायब है। दरअसल राजा अभी भी उस लड़की का पीछा कर रहे थे, लेकिन लड़की भागने में काफ़ी तेज थी। पलक झपकते ही वो एक बिल्डिंग के अंदर जाकर गायब हो जाती है और राजा कंफ्यूज सा वहीं खड़ा रह जाता है। तब जो यंग वहां आ जाता है और उसे वहां से ले जाता है। कुछ देर बाद हम राजा को अपने ऑफिस में देखते हैं, जहां जो यंग उसे बुलेट प्रूफ कोट पहनने के लिए कहता है, जिस पर राजा जवाब देता है कि तुम्हारे होते हुए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। ये सुनकर जो यंग कहता है कि आखिर आपको किसी लड़की के पीछे भागने की क्या ज़रूरत थी। तब वो बताता है कि मैं बस उसके चेहरे को ढूंढ रहा हूँ जिसे मैंने बचपन में देखा था। इस पर जो यंग बताता है कि भीड़ में फायरिंग करने वाले बंदे को पकड़ लिया गया है और उस खरगोश वाली लड़की की तलाश भी जारी है। इसके बाद जो यंग वहां से चला जाता है और फिर राजा फिर से एलिस इन वंडरलैंड की बुक को निकालता है, जिसमें उसने उस आईडी को छुपा कर रखा हुआ था जो उसे बचपन में मिली थी। वो उस आईडी कार्ड वाले लेफ्टिनेंट टाई उल की तस्वीर को गौर से देखने लगता है और मन ही मन सोचता है कि वो कब उससे मिल पाएगा। यहाँ सीन बदलता है और हम एक लड़की को अपनी कार में बैठे हुए देखते हैं, जो पार्किंग में खड़ी एक कार को जानबूझकर टक्कर मारती है और फिर पकड़े जाने के डर से भाग जाती है। बिल्डिंग का वॉचमैन कार के मालिक को कॉल करके नीचे बुलाता है और तभी वो लड़की भी अपनी कार को लेकर वापस आ जाती है और एक बार फिर से उसी कार को टक्कर मारती है, जिससे कार की डिक्की खुल जाती है और उसमें एक लाश पड़ी हुई मिलती है। यहाँ पता चलता है कि वो लड़की एक पुलिस ऑफिसर थी जो क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए जानबूझकर ये नाटक कर रही थी। उसके दो साथी भी इसमें उसका साथ दे रहे थे। भांडा फूटते ही कार का मालिक और उसके साथी भागने की कोशिश करते हैं, पर टाई उल और उसके असिस्टेंट उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में फिर से उसी खरगोश वाली लड़की को दिखाया जाता है और उसे देखते ही राजा भी उसके पीछे भागने लगता है और अपने गार्डों को कह देता है कि जो यंग को खबर कर दे कि राजा खरगोश के पीछे जा रहा है। ये कहकर वो घोड़ों को बांसों के उसी जंगल की तरफ से ले जाता है जहां बॉर्डर पर पहुंचकर घोड़ा रुक जाता है। तब राजा उसे फोर्स करके आगे बढ़ाता है और फिर एक ही झटके में दोनों एक नई दुनिया में पहुंच जाते हैं, जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया था। उधर राजा के अंकल ली किम कुछ कपड़ों को रंगने में बिजी थे कि अचानक रंगों का एक बोल गलती से नीचे गिर जाता है, लेकिन जमीन पर नहीं गिरता, हवा में अटक जाता है, जैसे वक्त रुक गया हो। वो समझ जाता है कि जरूर उसका भतीजा उस दुनिया से इस दुनिया में आ गया होगा, क्योंकि बांसुरी का दूसरा टुकड़ा उसी के पास रह गया था। इधर वो पुलिस ऑफिसर और उसके साथी किसी केस को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं, जिसके लिए उन्हें ओवरटाइम करने के लिए बोला गया था, जिस पर उनमें से कोई भी अग्री नहीं होता। फाइनली सब लोग अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। वो ऑफिसर भी अपनी कार में बैठकर घर जा रही होती है और रास्ते में सिग्नल के कारण उसे रुकना पड़ जाता है और ठीक तभी राजा अपने घोड़े को लेकर वहां पहुंच जाता है। सभी लोग एक मॉडर्न सिटी में घोड़े पर सवार आदमी को घूर घूर कर देखने लगते हैं। वो पुलिस ऑफिसर भी इसे देखकर कार से निकल पड़ती है और राजा को घोड़ा लेकर शहर में घूमने के लिए डांट लगाती है, लेकिन राजा उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं देता
और एक तक उसे देखता रह जाता है क्योंकि ये वही लड़की लेफ्टिनेंट टाई उल थी जिसकी तस्वीर वो बचपन में देख रहा था। आखिरकार वो उसे अपने गले से लगाते हुए कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।